है। दूषणात् दोषा, जो बॉडी को दूषित करते हैं उनको दोष बोलते हैं। विकृत अवस्था में दूषित करते हैं, प्राकृत अवस्था में शरीर को ये धारण करते हैं। दोष जो होते हैं वो तीन होते हैं, वात पित्त कफश्च। कफश्चयोक्त शरीर दोष से संग्रह, कुल मिला के दोष तीन होते हैं। वाग्वट भी तीन दोष मानता है, सुश्रुत भी तीन दोष मानता है। लेकिन अगर चरक की बात कर ले तो पहला आंसर आपको दो करना है, लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए, चरक बराबर दो दोष। शारीरिक दोष और मानसिक दोष, चरक दो दोष की कल्पना करता है। फिर शारीरिक के अंदर पांच बोल देता है, मानसिक में दो बोल देता है, तो पांच हो जाते हैं टोटल। तो चरक के लिखना दो ऑब्लिक पांच, चरक का दोष दो करना, लिख लीजिए। सुश्रुत और वाग्वट के दोष तीन तीन होते हैं, वातपित्त कफ, वातपित्त कफ। चरक के दो दोष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर उसको अलग अलग करके पांच अलग बता दिए। नेक्स्ट आइए, त्रिदोष जो होते हैं वो वातपित्त कफ होते हैं। मानसिक दोष जो होते हैं वो रज और तम होते हैं, सत्व मानसिक दोष नहीं होता है। तो द्विदोष या शारीरिक दोष बोले वातपित्त कफ, और मानसिक दोष रजतम, यही सब पांच मिल जाएंगे तो चरक के पांच हो जाएंगे। त्रिदोष को त्रिस्तंभ या त्रिस्तृण भी बोलते हैं, और उसको वातपित्त कफ बोलते हैं, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। त्रिस्तृण, त्रिस्तृण जो है वो काश्यप की टुकड़ा बोला है, बोलो काश्यप की टुकड़ा है ये त्रिस्तृण। त्रिदोष को काश्यप त्रिस्तृण बोल देता है। त्रिगुण या महागुण, सत्व रजतम को बोलते हैं त्रिगुण या महागुण। त्रिदंड, सत्व आत्मा शरीर, ये याद रखना है, क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे आते हैं। त्रिदंड क्या है, त्रिगुण क्या है, त्रिदोष क्या है, तो ये याद रखना है आपको। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध, इसको बोलते हैं त्रिसूत्र। इसी तीन सूत्रों में ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया है ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को। स्कंद त्रय, अभी तो अपना हमने पढ़ा था त्रिस्कंद, उल्टा करोगे स्कंद त्रय, ये हो जाएगा हेतु दोष द्रव्य। हेतु लिंग औषध बोले तो त्रिस्कंद, और हेतु दोष द्रव्य बोले तो स्कंद त्रय, याद रखना है। त्रि उपस्तंभ होता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रिस्तंभ बोला है। इसी कोई अब्रह्मचर्य बोल देता है वाग्वट। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को आहार निद्रा अब्रह्मचर्य बोल देता है वाग्वट, इतना ही फर्क है। तो इस प्रकार से ये आपको वन वर्ड याद रखना है। ये क्वेश्चन कई जगह पूछते हैं, त्रिस्तृण, त्रिस्कंद, त्रिदंड, स्कंद त्रय, त्रिउपस्तंभ, कुछ भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, वात पित्त कफ की निरुक्ति। वात पित्त कफ, वात जो होती है वो गति होती है, तो वाह गति गंधिन्यो, जिसके अंदर गति और गंध होती है वो वात होती है। तप संतापे, जिसके अंदर संताप और ताप होता है वो पित्त होता है। श्लिषम आलिंगने, और जो जोड़ने का काम करता है, श्लिष आलिंगने, उसको बोलते हैं कफ। वायु और आकाश से बनता है वायु, अग्नि से बनती है अग्नि, और जल और पृथ्वी से बनता है कफ। कफ जो है वो भारी है, जल और पृथ्वी भारी है। अग्नि से अग्नि बनेगा, और वायु और आकाश हल्के होते हैं, तो वायु और आकाश से वायु बनता है। वायु घूमती रहती है, भागती रहती है, इसलिए वायु रजोगुणी होती है, रज गुण होता है। पित्त जो होता है वो व्हाइट होता है, अग्नि जो होती है वो स्वच्छ होती है, इसलिए सत्व गुण की होती है अग्नि। इसलिए जो भी शपथ लेते हैं, जो भी संस्कार करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, सब अग्नि को साक्षी रख के करते हैं, क्योंकि सात्विक होती है। और कफ जो होता है वो निद्रा कर होता है, तामसिक होता है, निद्रा लाने वाला होता है, बॉडी में भारीपन लाता है, इसलिए तामसिक होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दोषों का गुण का संगठन क्या है। वात जो होता है वो रज होता है, पित्त जो होता है वो सत्व होता है, और कफ जो होता है वो तम होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट दोषों के स्थान पढ़ लेते हैं, इनका स्थान क्या होता है। पूरे शरीर के अंदर जो नीचे का स्थान है वो वात का है, बॉडी के अंदर बीच का स्थान पित्त का है, बॉडी के अंदर ऊपर का स्थान कफ का है। तो हृदय और नाभि के बीच में, ढंग से देखो एक बार, हृदय और नाभि के बीच में एक स्थान, हृदय और नाभि के ऊपर दो स्थान, और हृदय और नाभि के नीचे तीन स्थान। तो देखो सबसे ऊपर लिखा है हृदय और नाभि के नीचे,
हृदय और नाभि के नीचे, इसका मतलब नाभि के भी नीचे, और नाभि के नीचे जो होता है वो वात का स्थान होता है। देख लो वात भरी पड़ी है, नीचे हमेशा वात का स्थान होता है। हृदय और नाभि के बीच में, हृदय और नाभि के बीच में देखोगे तो आपकी ग्रहणी आती है, और ग्रहणी जो है वो अग्नाशय जो है वो पित्त का स्थान है। और हृदय और नाभि के ऊपर बोले तो हृदय के ऊपर आपका ऊर्ध्व जत्रुगत आता है, बोले तो कफ का स्थान है। नॉर्मल चीज है, याद रखना है। हमेशा वृद्धावस्था लास्ट के अंदर, बाद में हमेशा वात बढ़ती है। बीच में हमेशा पित्त बढ़ता है। और शुरुआत में लिखा है तो कफ बढ़ता है। तो देखो बाल्यावस्था में कफ बढ़ रहा है, युवावस्था में पित्त बढ़ रहा है, और वृद्धावस्था में वात बढ़ रही है। वैसे ही दिन के लास्ट के अंदर आइए अपराह्न, अपराह्न का मतलब होता है सायकाल, वात बढ़ रही है। मध्याह्न का मतलब होता है बीच का दिन, 12 बजे दोपहर में पित्त बढ़ रहा है बीच में। और पूर्वाह्न मतलब अर्ली मॉर्निंग, कफ बढ़ रहा है। शुरू में हमेशा कफ बढ़ेगा, बीच में हमेशा पित्त बढ़ेगा, लास्ट में हमेशा वात बढ़ेगी, चाहे वो आयु हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो भोजन का अंतिम या पहले का प्रहर हो। ये सीक्वेंस रहता है, शुरू में कफ, बीच में पित्त, लास्ट में वात। रात्रि के अंदर देख लो, अपर रात्रि, मध्य रात्रि, पूर्व रात्रि। अपर रात्रि का मतलब होता है लगभग सुबह का काल 3 से लेकर 6 बजे तक वात बढ़ती है। मध्य रात्रि, रात को 12 बजे पित्त बढ़ता है। इसलिए ड्यूडेनाइटिस या ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट को रात में दिक्कत होती है 12-1 बजे। और पूर्व रात्रि मतलब सायकाल का समय कफ बढ़ता है। भोजन के पहले देखें तो भोजन के सबसे पहले अंत के अंदर वात बढ़ती है, भोजन के बीच में पित्त बढ़ता है, और भोजन के पहले कफ बढ़ता है। इसलिए कफ को आम अवस्था बोलते हैं, पित्त को विदग्ध अवस्था बोलते हैं, और वात को पक्वावस्था बोलते हैं। ये वात पित्त कफ के बढ़ने का क्रम है, आयु के अंदर, दिन के अंदर, रात्रि के अंदर, और भोजन के काल के अंदर। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए, दोषों की शामकता कम पड़ रहा है। तुम मुझे बताओ कि वात शामक 3 रस कौन से, पहले तो ये बताओ, वात शामक 3 रस कौन कौन से? वात को कम करने वाले 3 रस कौन से हैं? कटु तिक्त कसा है? कौन से है? लवण कटु तिक्त अम्ल कसा है? मधुर अम्ल लवण। वात को कम करने वाले पूछ रहा हूं मैं, वात को बढ़ाने वाले नहीं। कटु तिक्त कसा आएगा सर? कटु तिक्त कषाय। कटुचित कषाय से वात कम होती है। लवण अम्ल मधुर। मधुर अम्ल लवण से वात कम होती है। अरे भाई तीनों रस गुरु है, मधुर अम्ल लवण तीनों रस भारी हैं। तो मधुर अम्ल लवण से वात कम होती है, और कटु तिक्त कषाय हल्के रस से वात बढ़ती है। ये तो बेसिक चीज है। जी सर। तो देखिए इसके अंदर एक क्रम लिखा है। क्वेश्चन पूछेंगे किस क्रम के अंदर वात के अंदर रस का प्रकोप या समन होता है। तो गुणमादी है, वात के अंदर कटु तिक्त कषाय जो होती है वो वात को बढ़ाने का क्रम है गुणमादी। सबसे ज्यादा वात को बढ़ाएगी कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। और वात को कम करने का क्रम सामने लिखा है लवण अम्ल मधुर पे गुणमादी। इसको याद करने का तरीका क्या है? लवण सबसे पहले आएगा, याद रखना। मधुर अम्ल लवण आप याद करते हो, उसका उल्टा क्रम याद कर लो, लवण अम्ल मधुर। तो सबसे श्रेष्ठ वात सामक रस लवण होता है, याद रखना। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये क्रम पढ़ते हो। तो मधुर अम्ल लवण को उल्टा कर दो, लवण अम्ल मधुर, ये क्रम हो गया वात का। नेक्स्ट आइए पित्त। पित्त जो है वो कटु अम्ल लवण से बढ़ता है। कटु अम्ल लवण तीनों गर्म होता है, और इनसे पित्त जो है वो बढ़ता है। पित्त को कम करने का रस का क्रम है तमक, तमक, तिक्त मधुर कषाय गुणमादी। इसके आगे लिख दो तमक, ये लाइन कई बार आई है। पित्त सामकता का क्रम बताइए। तिक्त सबसे श्रेष्ठ पित्त सामक होता है, फिर मधुर, फिर कषाय। कफ के बढ़ने का क्रम जो होता है वो मधुर अम्ल लवण, जैसे ही रस याद किए थे वैसे ही कफ बढ़ता है, मधुर अम्ल लवण। और जैसे रस याद किए थे वैसे ही कम होता है, कटुतित कषाय गुणवान। मधुर अम्ल लवण कटुतित कषाय, ये तो हो गया कफ याद। तिक्त मधुर कषाय तमक याद रख लिया, पित्त के समकता का क्रम।
मधुर अम्ल लवण को उल्टा कर देंगे, लवण अम्ल मधुर ही हो जाएगा, वात के समकता का क्रम। ये क्वेश्चन 100 स्टार है, कई एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आइए, दोषों का संचय प्रकोप प्रसर। कफ जो है वो वसंत में बढ़ता है, पित्त जो है वो शरद में बढ़ता है, और वात जो है वो प्रावृट के अंदर बढ़ता है। इसके अंदर याद रखना है कि इनके अंदर दोषों का प्रकोप होता है। तो देख लो एक बार, वात का प्रकोप वर्षा में, पित्त का प्रकोप शरद में, और कफ का प्रकोप वसंत के अंदर लिखा है। इससे एक ऋतु आगे कर दोगे तो इसका हो जाएगा समन, इससे एक ऋतु पहले कर दोगे तो इससे हो जाएगा इसका संचय। समझ में आ गई बात? संचय का मतलब होता है अपने स्थान में वृद्धि, प्रकोप का मतलब होता है अपने स्थान के अंदर वृद्धि होकर बाहर की तरफ दोष निकलने शुरू हो गए, और समन का मतलब होता है दोष जो है वो खत्म हो गए या कम पड़ गए। तो प्रकोप याद रखो, केवल वात पित्त कफ का प्रकोप याद रखो। वात का प्रकोप आपको पता है वर्षा में, पित्त का प्रकोप आपको पता है शरद में, और वसंत के अंदर कफ का प्रकोप होता है। एक एक ऋतु पहले कर दोगे तो हो जाएगा संचय, एक एक ऋतु उनकी बाद कर दोगे तो हो जाएगा प्रशमन या शमन, या खत्म हो जाएंगे ये दोष। तो तुम मुझे बताओगे वसंत ऋतु से पहली ऋतु कौन सी है? हेमंत। हेमंत भी है, और कई लोगों ने शिशिर भी बोला है। तो शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु तो चरक बोलता है, हेमंत ऋतु चरक के अंदर और शिशिर ऋतु सुश्रुत में आती है। तो क्वेश्चन में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। तो वसंत से पहले शिशिर आती है, तो शिशिर में देख लो कफ का संचय हो रहा है। शरद से पहले देख लो वर्षा आती है, तो वर्षा में कफ पित्त का संचय हो रहा है। और वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो रहा है। शरद वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, ये 6 होती है जो आपकी ऋतु में होती है। 3 ऋतु याद करनी है, वर्षा शरद और वसंत वात पित्त कफ के प्रकोप की ऋतु है। एक एक ऋतु आगे कर दोगे तो समन हो जाएगा, एक एक ऋतु पहले कर दोगे तो प्रकोप संचय हो जाएगा। नॉर्मल चीज है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आए, गोला पर। नेक्स्ट आइए, दोष के अंदर बात करते हैं, इसके स्थान क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वात पित्त कफ के स्थान अलग अलग आचार्य क्या बोलता है। जनरली आपका जो कफ है वो ऊपर वाले पार्ट में होता है, पित्त जो होता है वो बीच वाले पार्ट में होता है, वात जो होती है वो नीचे वाले पार्ट में होती है। वात के बारे में बात करें, चरक ने और वाग्वट ने दोनों ने पक्वाशय बोला है, गोला मारिए। पक्वाधान या पक्वाशय विशेषता है, लगभग पक्वाशय का स्थान बोला है वात के लिए। सुश्रुत ने बोल दिया श्रोणी और गुदा, तो श्रोणी और गुदा भी लगभग आपके बॉडी के नीचे के पार्ट है, तो इसने नाम चेंज कर दिया, बात एक ही है, गोला मार। पक्वाशय पक्वाधान अगर बोले तो चरक और वाग्वट का हो जाएगा, और श्रोणी और गुदा बोले तो सुश्रुत। पित्त के अंदर आइए, चरक आमाशय बोलते हैं, डबल स्टार मार करिए। सुश्रुत बोलता है आमाशय पक्वाशय मध्य, और आमाशय और पक्वाशय के मध्य में आपकी ग्रहणी होती है। तो लेकिन ग्रहणी याद नहीं करना है, याद तो यही करना है आमाशय पक्वाशय मध्य, ये बोलता है सुश्रुत पित्त का स्थान है। और वाग्भट ने नाभि को पित्त का स्थान बोला है, मुख्य रूप से नाभि रत्र विशेषता है, नाभि को मुख्य रूप से पित्त का स्थान बोला है वाग्भट ने। कफ की बात करें तो उर प्रदेश, छाती का प्रदेश से ऊपर वाला प्रदेश जो होता है वो उर का प्रदेश होता है, तो ये कफ का स्थान होता है। बताइए आपको, सुश्रुत ने कफ का स्थान आमाशय बोला, डबल स्टार मार्क करो। लेकिन चरक आमाशय किसका स्थान बोल रहा था? पित्त का स्थान। किसका बोल रहा था? पित्त का स्थान, याद रखना है। और सुश्रुत जो है वो कफ का स्थान बोल रहा है आमाशय, और सुश्रुत पित्त का स्थान बोल रहा था आमाशय पक्वाशय मध्य। और वाग्भट जो बोलता है सूत्रम उरे, उर, उर बोले तो ऊपर वाला पार्ट, छाती से ऊपर वाला पार्ट, एक ही बात है। तो उर प्रदेश भी वाग्भट बोलता है। तो लगभग वाग्भट और चरक एक ही चीज बोलते हैं। वात के अंदर भी पक्वाशय बोल रहे थे, कफ के अंदर भी उर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इसके स्थान क्या क्या होते हैं, और अन्य स्थान पढ़ते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर ये बड़ा सारा लिखा है अन्य स्थान। वात के अंदर जितने भी नीचे के पार्ट है, वस्ती, पुरुषदान, कटी, शक्ति, पैर, अस्थि, पक्वाशय। सुश्रुत भी वही बोलता है स्रोत, स्पर्श इंद्री, स्रोत, इंद्रियों में भी बात होती है, कान के अंदर भी बात भरी हुई है। लेकिन जो काश्यप है वो अस्थि मज्जा, ये क्वेश्चन एक बार आया था। अस्थि और मज्जा के अंदर वात का स्थान बोलता है काश्यप, याद रखना इसको अच्छी तरह से, क्योंकि अस्थि जो है वो वात का आश्रय आश्रय भाव होती है, इसलिए अस्थि और मज्जा वात के स्थान है।
नेक्स्ट आइए पित्त के स्थान, स्वेद, रस, लसिका, रुधिर, आमाशय। बॉडी में जितना स्वेद है, रस है, लसिका है, इसको पित्त का स्थान बोला है। यकृत पीली आपको पता ही है, पित्त के जो है वो सुरतस के मूल होते हैं। और दृक, स्पर्श, देखना, स्पर्श करना, ये सब भी पित्त के स्थान बोले वाग्भट ने। दृक के अंदर देखना, देखने के अंदर कौन सा पित्त होता है? आलोचक पित्त होता है, इसलिए ये सब पित्त के स्थान है। कफ के अंदर आइए तो उर, सिर, पर्व, ग्रीवा, आमाशय, सब वही वही बोलते हैं लगभग। क्लोम, घ्राण, जिह्वा, मेद, ये सब उर, ये सब कफ के स्थान बोलते हैं, इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। जितने भी बॉडी के ऊपर के स्थान है वो सब कफ के स्थान है। नेक्स्ट आइए दोषों के प्राकृत क्रम थोड़ा सा देख ले। वात क्या करती है, पित्त क्या करता है, कफ क्या करता है। बॉडी में जितने भी उत्साह का कार्य है, जितना भी श्वास की गति है, जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितने भी धातुओं की गति है, वो सब वात करती है। जितना भी देखने का काम है, पचाने का काम है, ताप का काम है, ऊष्मा का काम है, भूख प्यास का काम है, पित्त करता है। उस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर मेधा, धारण शक्ति पे गोला मारो, ये पित्त करता है। मेधा और धारण शक्ति पित्तज प्रकृति के लक्षण है। और बॉडी में जितना स्नेह है, बॉडी में जितना संधि बंधनों को ठीक रखना है, बॉडी में जितने जॉइंट्स का जो है वो उसके अंदर ग्रीस को मेंटेन करना है, शरीर में भारीपन, शरीर के अंदर बल, शरीर में सहनन की शक्ति, ये सब कफ करता है। नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, थोड़ा सा इसको याद रखना है बस। ये बात पित्त कफ के बेसिक काम है। नीचे वो चीज लिखिए, वायु यंत्र तंत्र धर, वायु अपने तंत्र को धारण करती है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। नियंता प्रणेता च मन से, ये भी बड़ा शानदार टुकड़ा है। मन का नियंत्रण वायु करती है। सर्वे इंद्रियाणी उद्योजक, सर्वे शरीर व्यूह करे, पूरे बॉडी के अंदर जो भी तत्व है सबको व्यूहन करती है, घुमाती है वायु। और सर्वे इंद्रियाणी उद्योजक, सभी इंद्रियों को अपने विषयों से ग्रहण करने में लगाती है वायु। पित्त को देखें तो पक्ति, अपक्ति, भोजन पचा या भोजन नहीं पचा। पक्ति मतलब पाचन और अपक्ति मतलब भोजन नहीं पचा, पित्त करता है। दर्शन, आलोचक पित्त होता है, आंखों के अंदर देखता है ये, अदर्शन। प्राकृत विकृत, कलर बॉडी को पित्त देता है। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, ये सब पित्त करता है। शौर्य, आपने देखा होगा जितने भी वॉरियर्स होते हैं, जितने भी क्षत्रिय होते हैं, सब में शौर्य होता है, तो सब के अंदर पित्त होता है। कफ के अंदर देखिए तो दृढ़ता, अगर कफ अच्छा होगा तो दृढ़ता करेगा, कफ बेकार होगा तो शिथिलता करेगा। स्थूलता, क्रस्ता, ज्ञान, अज्ञान पे गोला मारो, ज्ञान का होना और ना होना कफ के ऊपर डिपेंड करता है। व्रस्ता, क्लीबता, बॉडी के अंदर शुक्र की अति वृद्धि और शुक्र का नाश, व्रस्ता क्लीबता कफ करता है। उत्साह, आलस्यम, बुद्धि, मोह, और ये सब कफ के कर्म है, थोड़े से याद रखने हैं, इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पक्ति, अपक्ति, नियंता प्रणेता च मनसे, ज्ञान अज्ञान, ये थोड़ा मोटे मोटे याद रखना है, ये कई बार वात पित्त कफ के बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आइए गुणों के बारे में बात करते हैं। वात के गुण, कफ के गुण, पित्त के गुण जो होते हैं वो सात गुण बताए गए हैं। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। चरक ने 7 गुण बताए, चरक ने तीनों के 7 गुण बताए। वाग्वट जो है वो विशद गुण नहीं मानता है, इसलिए वाग्वट ने वात के 6 गुण बोल दिए, इसको अच्छी तरह याद रखना है। वाग्वट ने विशद गुण नहीं माना, यही क्वेश्चन आता है। पित्त के अंदर आएंगे तो वाग्वट ने लगभग वही चीज मानी है, लगभग लगभग सब 7 गुण मानते हैं। कफ के अंदर आएंगे तो 7 गुण मानते हैं, तो कोई इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वात के गुण वाग्वट एक कम मानता है, विशद को नहीं मानता है, थोड़ा सा याद रखना। बाकी कफ आपको पता ही है, गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर, स्थिर, पिछिला, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, मोटा मोटा याद रखना है। मानसिक गुण के अंदर तमोगुण जो होता है वो, तमो गुण अधिकम स्वादु विदग्धो लवणे भवेत, छोड़ दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिला के इतना ही याद रखना है। मानसिक दोष जो होते हैं वो 2 होते हैं, रज और तम। रज के अंदर वायु होती है, तम के अंदर कफ होता है, बस ये हमने जो ऊपर बात की थी वो याद रखना है। नेक्स्ट आइए, मेन तो इसके अंदर दोषों के स्थान और पाचक पित्त और दोषों के जो है वो भेद पढ़ लेते हैं, क्या क्या भेद होते हैं। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, 5 वायु होती है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोच्य पित्त और भ्राजक पित्त, 5 पित्त होते हैं। क्लेदक कफ, श्लेष्ठक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और अवलंबक कफ, 5 कफ होते हैं। तो कई बार यही पूछ लेते हैं, अवलंबक किसका भेद है, साधक किसका भेद है, उदान किसका भेद है। तो ये कई बार याद रखना है, ये दोषों के 5 भेद होते हैं। दोषों के 5 जो है वो अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। तो प्राण वायु का काम है प से प्राण, प से पूर्ण, पूर्ण करती है ये।
ऊ से उदान, ऊ से उद्वहन, बोले तो स्पीच को निकालती है बाहर। व से व्यान, व्यान क्या करती है? प्रस्पंदन, पूरे बॉडी में स्पंदन करती है, क्योंकि व्यान वायु का स्थान पूरा बॉडी होता है। समान वायु भोजन को और मल भाग को अलग करती है, इसका विवेचन करती है, इसलिए इसको विवेक काम है। और अपान वायु जो है वो मलों का धारण करती है, इसलिए इसका काम धारण है। तो अपान वायु धारण करती है, प से प्राण, प से पूरण, ऊ से उदान, ऊ से उद्वहन। व्यान वायु पूरे बॉडी में भाग रही है, प्रस्पंदन करती है, और समान वायु जो है वो विवेचन या विवेक करती है। पित्त के अंदर आइए, पाचक पित्त जो होता है वो डाइजेशन करता है, पक्ति करता है। रंजक पित्त जो होता है वो बॉडी के अंदर लालिमा लाता है, राग करता है। साधक पित्त जो होता है वो हृदय में होता है, वो मेधा का काम करता है। अवलंबक कफ, सॉरी, आलोचक पित्त जो है वो तेज या दृष्टि में होता है, जो तेज का काम करता है आंखों में। और ब्राजक पित्त चमड़ी में होता है, जो उष्णता लेके आता है बॉडी के अंदर। नॉर्मल नॉर्मल क्रम में थोड़े से याद रखने। क्लेदक कफ जो होता है वो पेट के अंदर होता है, वो क्लेदन करता है, स्नेहन करता है भोजन का। श्लेषक कफ होता है जो संधियों में होता है, संधियों की ग्रीसिंग करता है। बोधक कफ जो होता है वो जिह्वा के अंदर होता है, और ये रोपण या रोचन करता है, जिह्वा के अंदर होता है, और ये बॉडी के अंदर रोचन करता है, बोले तो स्वाद को लेके आता है। तर्पक कफ जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, जो पूर्ण करता है। प्राणवात भी पूर्ण कर रही थी। और अवलंबक कफ होता है वो शरीर में स्थिरता और बल देता है, ये भी हृदय में होता है, अवलंबन करता है बॉडी का। नॉर्मल चीज है, कई बार क्वेश्चन के अंदर इसके कर्म पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से इसको देखना है कि इसका कर्म क्या है। नेक्स्ट है ये वात के भेद और इसके कर्म। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 वायु पड़ी थी, इसके थोड़े से अपन कर्म देख लें, क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेते हैं। प्राण वायु के स्थान जो है थोड़ा सा याद रखो। मूर्धनी उरे जिह्वा कंठ, ऊपर के एरिया के अंदर प्राणवात का स्थान होता है, इसलिए वायु का ये पूरण करती है, वायु को अंदर भरती है। भरेगी कब? जब ये इसका स्थान ऊपर होगा छाती के अंदर। मूर्धनी सिर, ऊर छाती, कंठ जिह्वा के अंदर इसका स्थान होता है, नासिका के अंदर, बोले तो ऊपर ही ऊपर जो है इसका स्थान होता है। और इसका काम क्या है? राइट हैंड साइड पर आई, थूकना स्टीवन, शवतु छींक, उद्गार उद्गार लेना बेल्चिंग, श्वसन क्रिया इसका काम होता है गोड़ामारी। तो जितने भी श्वसन क्रिया है, थूकने से रिलेटेड काम है, उद्गार से रिलेटेड काम है, छींक से रिलेटेड, ऊपर ऊपर की जो भी है काम वो सब प्राणवायु करती है। उदान वायु पर आइए, उदान वायु के अंदर देखो थोड़ा सा नीचे इसका स्थान आ जाएगा, नाभि, उर और कंठ, कंठ और उर तो ठीक है, नाभि भी आ गया इसका स्थान गोड़ामारी। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये पूरा स्थान उदान वायु का हो जाएगा। और फुफ्फुस का ये आधार होती है, हमने बात की थी, उदान वायु जो होती है वो फुफ्फुस या लंग्स का आधार है। यही उदान वायु जो है वो उद्वहन करती है, बोले तो एक्सपीरेशन करती है, या वायु को बाहर निकालती है। और ये प्राण वायु का जो है वो आधार है, याद रखना है। और इस सुश्रुत ने इसको पवन उत्तम बोला है, श्रेष्ठ पवन। सुश्रुत ने उदान वायु को पवन उत्तम बोला है, याद रखना है। कर्म देखिए इसके, पूरे स्पीच से रिलेटेड काम करती है, वाक प्रवृत्ति, पर्यटन। एक बार क्वेश्चन आया था, बल वर्ण ओजादि कर्म च कौन करता है? बल वर्ण ओज को प्रदान करती है गोड़ामा। ऊर्जा के ब्रैकेट में ओज लिख लीजिए, बल वर्ण ओजादि कर्म च, बल वर्ण और ओज के कर्म करती है उदान वायु, याद रखना अच्छी तरह से। ये ओज की डीलिंग करती है, ओज के काम करती है, इसलिए इसको पवन उत्तम बोल दिया है सुश्रुत ने। बल वर्ण ओजादि कर्म च, कौन? उदान वायु, याद रखना है। सुश्रुत की ये उत्तम वायु है, फुफ्फुस का आधार है। नेक्स्ट है ये व्यान वायु। व्यान वायु का काम है पूरे शरीर में प्रस्पंदन करना। देह व्यापनोति सर्वेतु, पूरे बॉडी में भागती है व्यान वायु, याद रखना है। समस्त शरीर इसका स्थान होता है, लेकिन वागवट ऐसा आचार है जो इसका स्थान हृदय मानता है। 100 स्टार मार कर लेना। व्यान वायु का स्थान वागवट हृदय मानता है, बार बार बोल रहा हूं, बाकी इसका स्थान पूरे बॉडी है। वैसे अगर देखें तो हृदय से ही पूरे बॉडी के अंदर जो है वो रक्त जाता है, तो एक तरह से है तो पूरा शरीर ही, लेकिन अब बोला है वागवट ने तो हृदय, याद रखना है। काम क्या है भैया? पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी गति है, गति, प्रसारण, आक्षेप, पलक का बंद होना, पलक का खुलना, जन्मभाई लेना, हृदय का स्पंदन, सुरतुस का शोधन, अन्न का क्लेदन, सब काम करता है, क्योंकि पूरा शरीर इसका स्थान होता है। समान वायु के अंदर आइए, समान वायु अग्नि से रिलेटेड काम करती है, फायर से रिलेटेड काम करती है, इसलिए अग्नि के पार्श्व में बैठती है। अग्निश्च पार्श्वे, अग्नि के साइड में बैठी है ये वायु। और ये वायु क्या करती है? अग्नि को बढ़ाती है
और आपका भोजन और मल के भाग को विवेक या विवेचन करती है। ठीक है, तो भोजन का पचना, भोजन का पाचन, भोजन को ग्रहण करना, भोजन से रिलेटेड काम करती है। सार और किट भाग मतलब मल भाग, सार और मल भाग को अलग करती है। और ये अग्नि या अग्नाशय के पास में या अग्नि के या ग्रहणी के पास में बैठी रहती है समान वायु। अपान वायु की बात करें तो ये अपान वायु जो होती है शरीर के निचले पार्ट्स में होती है, वृषण में, बस्ती में, मेढर में, गुदा में, वंक्षण में, श्रोणी में, इनके अंदर जाके ये इन सब कार्य को करती है। बोले तो मूत्र को निकालती है, पुरीस को निकालती है, शुक्र को निकालती है, गर्भ को निकालती है, नीचे के जितने भी ऑर्गन से उनमें काम करती है अपान वायु। नॉर्मल चीज है। पित्त के अंदर आइए, पाचक पित्त। पाचक पित्त जो होता है वो आमाशय और पक्वाशय मध्य, हमने बात की थी, ग्रहणी के अंदर होता है ये। सारंग धरने अग्नाशय में बोला पाचक पित्त को याद रखना है। इन अग्नाशय बोले तो लगभग पेंक्रेटिक एरिया, अग्नाशय के अंदर बोला है सारंग धरने पाचक पित्त याद रखना है। और सुश्रुत, आमाशय, पक्वाशय, मध्य, ये हमने बात कर रखी है। करता क्या है पाचक, तो भैया आपको ही पता है, 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता है। पाचन पित्त को निकालता है, मूत्र और पुरीस को अलग करता है, सभी बॉडी के अंदर पाक या पक्ति का काम करता है। नॉर्मल चीजें। रंजक पित्त को देखें तो ये ब्लड को लाल करता है, रंजन करता है, कलरेशन करता है, कलरिंग एजेंट है। इसलिए जो रंजक पित्त है उसका स्थान रक्त व स्रोतस के मूल के अंदर होता है, यकृत और प्लीहा। और आमाशय के अंदर रंजक पित्त बोलता है वाग्वट, 100 स्टार मार्क कर लेना। व्यान वायु का स्थान हृदय बोलता है वाग्वट, और रंजक पित्त का स्थान आमाशय बोलता है वाग्वट। याद रखना है दोनों टुकड़े ही। और ये काम क्या करता है, रक्त धातु, जो रस धातु है उस रस धातु को कलर करके रक्त धातु बना देता है। साधक पित्त का स्थान हृदय होता है और ये बुद्धि, मेधा आदि का काम करता है, थोड़ा सा याद रखना है। और इसी साधक पित्त की दृष्टि से एक रोग होता है पांडु रोग। पांडु रोग के अंदर साधक पित्त की दृष्टि होती है। आलोचक पित्त नाम से पता चल रहा है आंखों में होता है, दर्शन का काम करता है। ब्राजक पित्त जो है वो चमड़ी के अंदर होता है, और चमड़ी का प्रकाशन, चमड़ी का नियंत्रण, टेम्परेचर को रेगुलेट, ये सब करता है ब्राजक पित्त, चमड़ी के अंदर होता है। कफ के बारे में बात करें, क्लेदक कफ जो होता है वो आमाशय में होता है, अन्न को गीला करता है, अन्न का क्लेदन करता है, और अन्न को वेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। अवलंबक कफ हमने बात की थी, छाती के अंदर, हृदय में या उर प्रदेश में होता है, यह बॉडी का अवलंबन करता है या हृदय का अवलंबन करता है। बोधक कफ जीवा के अंदर होता है, यह रस का बोधन करता है। तर्पक कफ सिर में होता है, तर्पण करता है। पूरण यही काम कर रहा था, पूरण भी यही काम करता है। और श्लेषक कफ ग्रीस होता है, जो कि संधियों में होता है, जो कि संधि का संश्लेषण करता है या संधियों को गीला रखता है। नॉर्मल चीज है, थोड़ा सा याद रखना है। धातु प्रकरण के अंदर आई, 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 7 धातु आपके सामने लिखे हैं। रस से लेकर शुक्र का निर्माण जो होता है वो कुल 7 दिन के अंदर होता है, चरक के अनुसार गोड़ा मारती 7 डेज। और अगर एक दिन बोले तो वाग्वट, वाग्वट बोलता है रस से शुक्र एक दिन में बन जाता है। लिख लो साइड में, वाग्वट बराबर एक दिन, चरक बराबर 7 दिन, सुश्रुत बराबर 30 दिन। ये बनता है रस से शुक्र। वाग्वट बराबर एक दिन, चरक बराबर 7 दिन, सुश्रुत बराबर 30 दिन। ये बनते हैं शुक्र। बोले तो शुक्र का निर्माण होता है रस से। शुक्र का निर्माण इतने इतने दिनों में बनता है, अलग अलग आचार्यों के अनुसार। अब आइए थोड़ा सा धातुओं के बारे में बात करते हैं। पहले धातु पे आइए, रस धातु। धातुओं के अंदर जो महाभूत है, बड़े रेयर क्वेश्चन बनते हैं। धातुओं के अंदर जो महाभूत हैं, बहुत रेयर सवाल बनते हैं। थोड़ा मोटा मोटा अगर अपन देखना चाहे तो थोड़ा देख लें। रस के अंदर देख लो, जल ही जल दिख रहा है तो रस में जल होता है। शुक्र के अंदर देख लो, जल के साथ में भारीपन होता है, इसलिए देख लो शुक्र में जल और पृथ्वी होता है। मज्जा के अंदर जब मज्जा अस्थि के अंदर जाती है तो वात के साथ मिल जाती है, और मज्जा भारी होता है तो वायु जुड़ जाती है जल और पृथ्वी के साथ। अस्थि जो होती है वो पूरी तरह से खाली होती है और ठोस होती है, इसलिए देख लो पृथ्वी और आकाश। मेद जो होती है वो मोटी होती है, चिकनी होती है और भारी होती है, और थोड़ी सी अग्नि तत्व होता है उसके अंदर, इसलिए देख लो जल, पृथ्वी और अग्नि। मांस के अंदर भी जल, पृथ्वी और अग्नि होता है, क्योंकि मांस जो होता है वो रक्त से पकने के बाद बनता है, और पकने से बनता है इसलिए अग्नि होती है। और उसके अंदर भारीपन आ जाता है मांस के अंदर, क्योंकि खून से बनता है, इसलिए उसके अंदर पृथ्वी और जल होता है। और खून गर्म होता है इसलिए अग्नि होती है, और खून जल होता है इसलिए जल और अग्नि। ब्लड जो होता है वो गर्म होता है इसलिए अग्नि, और ब्लड जो होता है वो तरली होता है इसलिए इसके अंदर जल। तो जल और अग्नि होता है रक्त के अंदर।
बहुत रेयर पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन ने देख लिया। आइए नेक्स्ट, रस धातु। रस धातु जो होती है वो आहार से पचने के बाद पहली धातु होती है जो रस धातु बनती है। आहार जैसे ही पचा, अब जो पहली धातु बनी है वो रस धातु बनती है। तो क्या लिखा है, तत्र रसे गच्छतो अर्हर गतिश्च, ये बॉडी के अंदर गति करने वाला होता है। अर्हर गतिश्च मतलब होता है जो ऊपर नीचे साइड में गति करे पूरे बॉडी में, वो रस होता है। आहार के पाक होने के बाद में शरीर में दो भाग बनते हैं, एक तो रस बनता है और एक मल बनता है। चक्रपाणी ने रस धातु के दो भाग बोले हैं, स्थायी रस और पोषक रस। इसको गुणा मानो, आप ढंग से समझो क्या है। स्थायी रस का मतलब होता है जो आहार से स्थायी रूप में बन गया है, परमानेंट बन गया है। पोषक मतलब होता है जो आगे की धातुओं का पोषण करे। स्थायी रस का मतलब है ये रस बन चुका है बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए। पोषक रस का मतलब होता है रस आगे रक्त के निर्माण में जो काम करता है, वो अंश जो आगे धातुओं का निर्माण करता है, वो पोषक रस होता है। तो नॉर्मल मोटा मोटा ये याद रखना है। रस धातु का स्थान हृदय होता है, व्यान वायु उसको पूरे शरीर में 24 धमनियों से लेके भागती है। बात हो गई थी हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे स्थूलता और कृशता जो है वो रस करता है, याद रखना है सुश्रुत के अनुसार। बॉडी में रस जो है वो बॉडी को पतला या मोटा करने के लिए उत्तरदायी होता है। और चरक बोलता है बॉडी को पतला और मोटा करता है आहार और स्वपन। ये याद रखना है, डबल स्टार मार्क कर लेना। बॉडी में अगर सम्यक आहार और निद्रा है तो बॉडी मोटी और पतली हो सकती है, और अगर बॉडी के अंदर रस सही है तो बॉडी मोटी और पतली हो सकती है, ये बोलता है सुश्रुत। और आहार और निद्रा के ऊपर बॉडी का मोटापन और पतलापन बोलता है चरक। याद रखना इन दोनों को, डबल स्टार। नेक्स्ट आइए, अब हम बात कर रहे हैं रक्त धातु। रस के रंजन से रक्त बनता है। रस जब रंजन को प्राप्त होता है, लालिमा को प्राप्त होता है, तो रक्त बन जाता है। और रक्त धातु जो होता है, देखो लास्ट के अंदर लिखा है रक्त वर्णम प्रसाद में मांस पुष्टि जीव्यति। हमेशा याद रखना, एक धातु अपने अगली धातु का पोषण करेगी। एक धातु अपने अगले धातु का पोषण करेगा। एक नंबर 2 नंबर का पोषण करेगा, 2 नंबर 3 नंबर का पोषण करेगा, 3 नंबर 4 नंबर का पोषण करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं रक्त का, बोले तो मांस का पोषण कोई चीज कर रही है, तो मांस का पोषण बताओ कौन करेगा? रक्त करेगा सर। एक पहले, हाँ, एक धातु पहले जो होती है वो अगली धातु का पोषण करती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं रक्त का पोषण करेगी, तो कौन करेगा रक्त का पोषण? रक्त का पोषण रक्त करेगा सर। रक्त का पोषण कौन करेगा? एक धातु पहले कौन है रक्त से? रस। जो एक धातु पहले होती है वो पोषण करती है अगली धातु का। तो अगर मैं बोल रहा हूं आपको मेद का पोषण कौन करेगा, बताओ? मांस करेगा। समझ की बात? तो एक धातु पहले है, वो अपनी अगली धातु का पोषण करती है। कुल मिला के इतना याद रखो। तो रक्त धातु के अंदर लिखा मांस पुष्टि जीव्यति, गोला मारो। मांस के अंदर आइए, मांस के अंदर तो क्या लिखा है? मांस शरीर पुष्टि, और आगे लिखा मेदश्चय, मेद का भी पुष्टि करती है, गोला मारो। मांस शरीर पुष्टि, एक बार क्वेश्चन आया था, शरीर की पुष्टि कौन करता है? ये अलग सा टर्म है। शरीर के अंदर पूरा आपके मांस ही मांस भरा पड़ा है, तो शरीर की पुष्टि मांस करता है, और मेद का तो करे ही करेगा, अगली धातु है इसकी। मेद के अंदर आओ, मेद के अंदर लिखा स्नेहो स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टि अस्थि, अस्थि की पुष्टि कर रहा है। अगली धातु मेद की अस्थि होती है, इसलिए अस्थि की पुष्टि करेगा। और ये भी याद रखना, स्नेहन बॉडी के अंदर दृढ़त्वम, बॉडी में दृढ़ता भी मेद लेके आती है। मेद द से दृढ़ता, और अस्थि की पुष्टि करती है। नेक्स्ट है अस्थि। अस्थि किसका पुष्टि करेगा बताओ? अस्थि मज्जा की। मज्जा की पुष्टि करेगा। तो देख लो, मज्ज पुष्टि, गोला मारो। और देह धारण, गोला मारो, देह का धारण करती है, ये भी याद रखना। पूरा बॉडी आपकी किसके ऊपर टिकी हुई है? अस्थि पे। अस्थि हटा दो, पूरी बॉडी ढह जाएगी आपकी। तो देह का धारण भी अस्थि कर रहा है, याद रखना है। और मज्जा की पुष्टि भी अस्थि करता है। मज्जा में आओ, मज्जा के अंदर देखो क्या लिखा है? शुक्र पुष्टि, गोला मारो, शुक्र का पुष्टि करता है। मज्जा जो है वो शुक्र की पुष्टि करता है। स्थूल अस्थियों के अंदर मज्जा भरी होती है आपके, और अस्थियों का पूरण भी यही करता है। गोला मारो, अस्थियों का पूरण। आपके बोन्स के अंदर क्या भरी हुई है? मज्जा। तो अस्थियों का पूरण ये करता है, शुक्र की पुष्टि ये करता है बॉडी में। याद रखना 2-3 चीजें। शुक्र के अंदर आओ,
मज्ज शुक्रम जायते, मज्जा ही शुक्र में कन्वर्ट हो जाती है। और ये एक बार टुकड़ा आया था, आपके आहार का परम धाम क्या है? गोड़ा मारो इस लाइन को। आपके आहार का परम धाम शुक्र है, याद रखना है, डबल स्टार मार्क कर देना, ओज करके मत आ जाना। आपके आहार से जो अंतिम धातु बनती है वो कौन सी धातु बनती है? शुक्र। इसलिए आहार का अंतिम स्टेशन जो है वो शुक्र है, अंतिम धाम जो है वो शुक्र है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शुक्र काम क्या करता है? गर्भ प्रसाद, जब गर्भ को धारण करने वाला होता है ये, बॉडी के अंदर च्यवन, प्रीति, देह बल, हर्ष आदि, और बीज होता है बॉडी का जो देह को धारण करके गर्भ को प्रसादित करता है। नॉर्मल चीजें हैं ये सब। नेक्स्ट है ये उपधातु धातु प्रकरण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपधातु प्रकरण सारंगधर ने और अन्य आचार्यों ने जो है वो, और चरक ने जो है वो, रसों के धातुओं के उपधातु बताई। डबल स्टार मार्क कर दो उसको। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस की उपधातु होती है स्तन्य और आर्तव, याद रखना है, मतलब इससे बनने वाली होती है ये। सारंगधर ओनली स्तन्य बोलता है। मुख्य काम होता है प्रीणन, बॉडी के अंदर घूमना और बॉडी का प्रीणन करना। और सुश्रुत बोलता है रक्त की पुष्टि, हमने बात की थी, रस से रक्त की पुष्टि होती है, हमने अभी बात की है, छोड़ दो। याद रखना है सारंगधर का और चरक का उपधातु, ये क्वेश्चन कई जगह आया, याद रखना है। दूसरी चीज, जो उपधातु होती है वो केवल पोषण करती है, और जो धातु होती है वो धारण और पोषण दोनों करती है, थोड़ा सा याद रखना। धातु और उपधातु में यही अंतर है, धातु तो धारण और पोषण दोनों करती है, उपधातु केवल जो है वो पोषण करती है, धारण नहीं करती है बॉडी का, ठीक है, थोड़ी सी इससे कम एनर्जी की होती है। रक्त के अंदर आएंगे तो कंडरा और सीरा, कंडरा और सीरा रक्त का उपधातु मानिए चरक ने, पहले चरक की याद करते हैं। मांस की मानिए वसा और त्वचा, मेद की मानिए स्नायु, और बाकी किसी की नहीं मानिए, तो ये तो याद हो गया बिल्कुल आसानी से। स्तन्य और आर्तव मानिए रस की, सिरा के और कंडरा के अंदर रक्त बह रहा है आपका, त्वचा और मांस, त्वचा और वसा के अंदर मांस, क्योंकि वसा का ही या मांस का ही जो शुद्ध स्नेह होता है उसको वसा बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। मांस के शुद्ध स्नेह को वसा बोलता है, तो मांस की जो उपधातु है वो वसा और त्वचा है, और मेद की स्नायु होती है। बस इतना याद करना। सारंगधर के अंदर आइए, क्वेश्चन सारंगधर का आता है। सारंगधर ने रस के अंदर स्तन्य मान लिया, तो रक्त के अंदर देखो तोड़ दिया इसको, तो आर्तव को रक्त के अंदर मान लिया इसने, क्योंकि आर्तव ब्लीडिंग ही होती है। मांस के अंदर मांस का स्नेह, तो वो वसा ही होता है। मेद के अंदर स्वेद मान लिया है, याद रखना है अच्छी तरह से। वैसे मेद का मल स्वेद होता है, लेकिन सारंगधर ने मेद की उपधातु स्वेद मानी है, इसको अच्छी तरह याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूं। अस्थि की उपधातु दांत, क्योंकि दांत भी हड्डी होती है, और मज्जा की उपधातु आपके बाल, केश और रोम, और शुक्र की उपधातु ओज मानी है। इसके आगे 100 स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आउट है, पक्का क्वेश्चन आएगा ये। सारंगधर ने शुक्र की उपधातु ओज, मज्जा की उपधातु केशलोम, अस्थि की उपधातु जो है वो मानी है दंत, और मेद की उपधातु मानी है स्वेद। याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आगे जो मुख्य कर्म हमको पता ही है, मेद पुष्टि, मांस पुष्टि, शरीर पुष्टि, सब हमने पढ़ लिया है। सर जी, जी बोलिए। सुश्रुत का याद नहीं करना, भागवत सुश्रुत का। सुश्रुत और वाग्वट के कर्म है ये, कर्म। जी ये हमने वो नहीं पढ़े हैं, इसके उपधातु नहीं पढ़े, ये तो कर्म है। तो सुश्रुत को तो ऊपर पढ़ के आए ना अभी हम, रक्त जी सर, पुष्टि, मांस पुष्टि, मेद पुष्टि नहीं पढ़ा ऊपर हमने। हाँ जी पढ़ा है सर। बस तो वही तो लिखा ही है, और क्या लिखा है, देखो क्या अलग है इसके अंदर, सुश्रुत के अंदर देखो, वही चीज रिपीट कर दी है मैंने ऊपर वाली, वही चीज जी हमने सर। ऊपर पढ़ी थी, बस वही तो है ही है। वाग्वट के अंदर कुछ नहीं है, वाग्वट के अंदर अगर देखें तो प्रीडन करेगा कौन? रस। जीवन जो होता है, जीवनी तत्व रक्त होता है। मांस आपकी हड्डियों का लेपन करता है। मेद के अंदर चिकनाई होती है, स्नेहन करता है। अस्थि हमने बात करी ली, पूरी बॉडी को धारण कर रहा है। मज्जा जो है वो अस्थियों का पूर्ण कर रहा है। शुक्र जो है वो गर्भ का जन्म दे रहा है। नॉर्मल चीजें ये तो जी हमने ऊपर पढ़ी लिया सब। मुख्य रूप से जो मैंने याद करवाया वो याद करना, ये क्वेश्चन कई बार आता है। सीधा जी सर। क्वेश्चन बोलेगा सारंगधर का, मेद का,
उपधातु बताइए, क्या उत्तर करोगे? सवेद। ये सर स्वेद है। बस सवेद। ये आएगा पिन पॉइंट। नेक्स्ट आइए, माइक ऑफ करिए, नेक्स्ट आइए। धातु मल को दुष्य माना है अरुण दत्त ने। अरुण दत्त ने धातु और मल को दुष्य माना, बोले तो दोष इनको दूषित करते हैं। दुष्य मतलब होता है जिनको दोष दूषित करे, छोड़ दीजिए। रक्त को दोष माना है सुश्रुत ने, याद रखना। सुश्रुत एक आचार्य है जिसने रक्त को भी दोष मान लिया है, याद रखना। वैसे दोष तो तीन होते हैं, वात पित्त कफ। सुश्रुत भी तीन ही मानता है, वात पित्त कफ। लेकिन एक जगह बोल दिया है कि रक्त भी दोष होता है, लेकिन करना सुश्रुत का तीन दोष ही है, वात पित्त कफ। अगर क्वेश्चन आ जाए गलती से कि रक्त को चौथा दोष कौन मानता है, तो क्या उत्तर कर दोगे? सुश्रुत। ठीक है, ये याद रखना। और अष्टांग संग्रह भी सुश्रुत का समर्थन करता है, ये भी रक्त को दोष मानता है। आर्तव को 8वां धातु माना है भाव प्रकाश ने, और ओज को 8वां धातु माना है चक्रपाणी ने। इसको 100% याद रखो। आर्तव को 8वां धातु माना, वैसे तो धातु 7 होता है, लेकिन 8वां धातु मान लेता है आर्तव को भाव प्रकाश। भाव मिश्र मतलब भाव प्रकाश। और ओज 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 को 8वां धातु मानता है चक्रपाणी। कैसे याद रखोगे? चक्रपाणी कौन से भगवान होते हैं? हाथ में चक्र किसके है? विष्णु। तो विष्णु को बोला चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है। तो विष्णु हमेशा ओजस्वी ही होते हैं, विष्णु कचरा नहीं होते हैं। तो विष्णु जो होते हैं वो ओजस्वी होते हैं, तो ओज प्रधान होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं। तो ओज जो है वो चक्रपाणी के साथ जाएगा। तो ओज को 8वीं धातु चक्रपाणी ने मानी है, ऐसे याद रखना है। तो आर्तव ने 8वीं धातु हमेशा याद हो जाएगा, किसने मानी है? भाव प्रकाश ने मानी। याद रखना है, क्वेश्चन कई जगह आता है। ओज को 8वीं धातु चक्रपाणी, ओजस्वी थे। और आर्तव को 8वीं धातु भाव प्रकाश मानता है। नेक्स्ट आइए, बात कर रहे हैं मल और धातुओं के मल। धातुओं की उपधातु हमने पढ़ ली, अब धातुओं के मल पढ़ रहे, ढंग से याद रखना। रस जो होता है वो कफ के समान होता है, इसलिए रस का मल कफ होता है। रक्त का मल जो होता है वो गर्म होता है, तो पित्त होता है। मांस का मल जितने भी खमल, ख मतलब होता है आकाश या खाली स्थान। जो आपके बॉडी में खाली स्थान है, जैसे नाक, जैसे कान, ये जो खाली स्थान है, इन सबके जो मल होते हैं वो मांस के मल होते हैं। मेद का मल देख लो, स्वेद लिखा है, लेकिन स्वेद को सारंगधर ने मेद की क्या बोली थी? उपधातु। याद आ रहा है? प्रस्वेद, वो याद रखना है वहां से। मेद की उपधातु स्वेद बराबर सारंगधर, मेद का मल स्वेद बराबर चरक। अस्थि की जो मल है वो केस और लोम है, लेकिन केस और लोम किसकी उपधातु हो रही थी सारंगधर की? मजा। किसकी? मजा। और यहां बोल रहा है अस्थि का मल है केस और लोम, और मज्जा जो है उसके साथ हमेशा आंखें जुड़ी आएगी। हमेशा याद रखना, मज्जा के साथ आंखें जुड़ी आएगी। तो आंखों का मल जो है वो मज्जा का मल होता है। और शुक्र का मल वाग्वट ने ओज बोल दिया, शानदार है। लेकिन शुक्र का उपधातु ओज बोली थी किसने? सारंगधर ने। याद आ रहा है? तो सारंगधर की उपधातु ओज होती है शुक्र की, लेकिन शुक्र का मल होता है ओज वाग्वट का। याद रखना है इसको। अब आइए, मल सारंगधर के कौन से देखो। रस के मल सारंगधर ने बोला है जिह्वा, नेत्र और कपोल का जल। तो जल जो होता है वो रस ही होता है लगभग, तो जल जो होता है वो रस का मल है। रक्त का मल इसने पित्त बोल दिया, तो इसने रंजक पित्त बोल दिया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मांस का मल मैंने बोला था कान और नाक के अंदर जो होता है, तो कर्ण का मल बोल दिया, ठीक है। मेद का मल ये बोल देता है मूत्रेंद्री मेड्र का मल, और जिह्वा का मल इसने बोल दिया मेद का मल। ये थोड़ा याद रखना है। अस्थि का मल केसलोम ये भी बोलता है, नख ये भी बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या नख बोलता है, मेनली सारंगधर नख बोलता है। सारंगधर अस्थि का मल जो नख बोलता है, क्योंकि नख भी हड्डी का ही जैसे केराटिन प्रोटीन या हार्ड चीज से बनता है। मज्जा नेत्र का मल, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र का मल इसने बोला युवान पीड़िका, इसको तो चेहरे के ऊपर मुहासे हो जाते हैं 18 से 20 साल की उम्र में, जो पीड़िकाएं हो जाती है, वो शुक्र का मल बोला सारंगधर ने। याद रखना है, शुक्र का मल युवान पीड़िकाएं बोलता है सारंगधर। नेक्स्ट आइए, धातु पोषण क्रम। धातुओं का पोषण कैसे होता है? भोजन आपने किया, अब वो भोजन शरीर में फैलता कैसे? तो देखो, क्षीर दधी न्याय, ढंग से समझना। दूध से दही पूरा जम जाता है। रात को दूध के अंदर दही छोड़ा, सुबह दही बन गया, तो दूध से पूरा दही बन जाता है। वैसे ही रस से पूरा धातु बन जाती है, रक्त बन जाती है। उसको बोलते हैं क्षीर दधी न्याय, पूरे से पूरा का बनना।
100% रस 100% रक्त के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो द्रढ़बल ने बोला है या प्रवर्तक है, द्रढ़बल इसके प्रवर्तक है। फिर होता है केदारी कुल्या न्याय। एक नाली होती है मुख्य नाली, उससे बहुत सारी छोटी छोटी नालियां जुड़ी है। तो केदारी एक मुख्य नाली से छोटी छोटी नालियां जुड़ी है। तो एक के अंदर पानी डालोगे तो सभी कुलिया के अंदर पानी चला जाता है। इसको बोलते हैं केदारी कुलिया न्याय। इसके सपोर्टर है सुश्रुत। सुश्रुत इसके सपोर्टर है, थोड़ा सा याद रखना है। फिर होता है खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय मतलब होता है, एक मान लो बहुत बड़ा सारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर एक कबूतर आया, एक दाने को चुगा और दूसरे दाने को लेके दूसरे ग्राउंड में चला गया। फिर एक ग्राउंड के अंदर दाना चुगा, दूसरे ग्राउंड में चला गया। फिर दाने को चुगा, फिर तीसरे उसी ग्राउंड में चला गया। मतलब 2 ग्राउंड के अंदर, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड के अंदर दाने को चुग के कबूतर ले जा रहा है। खले कपोत न्याय। वैसे ही धातु के द्वारा शरीर का पोषण होता है। एक एक धातु एक एक शरीर के अवयव का पोषण करती है। ये सब रूल्स है जो कि आचार्य ने समझाए हैं कि बॉडी में पोषण कैसे होता है। भाव प्रकाश ने बोला है खले कपोत न्याय याद रखना। कैसे याद रखोगे? भाव प्रकाश का कबूतर, कपोत मतलब कबूतर, तो भाव प्रकाश ने कबूतर पाल लिया है। तो भाव प्रकाश ने कबूतर पाल लिया है, खले कपोत न्याय। ठीक है। केदारी कुल्या न्याय सुश्रुत ने बोला है। केदारी कुल्या न्याय सुश्रुत ने बोला है। और एक काल धातु पोषक न्याय अ से अरुण दत्त पे गोड़ा मारो। एक काल में एक ही धातु का पोषण होता है, ये न्याय बोलता है। तो अ से एक काल, अ से अरुण दत्त। कबूतर जो होता है वो भाव प्रकाश का होता है। खले कपोत न्याय भाव प्रकाश। केदारी कुल्या न्याय सुश्रुत। और क्षीर दधी न्याय दृढ़बल। अच्छी तरह याद रखना, ये इनके प्रवर्तक है। नेक्स्ट आइए मल प्रकरण। पुरुष का अंजलि प्रमाण 7 होता है, हमने बात की थी। मूत्र 4 होता है, आर्तव भी 4 होता है, और सवेद लसिका और जल बॉडी का 10 होता है। हमारी बात हो चुकी है, कोई डाउट नहीं। अब इसके अंदर महाभूत देखें तो पूरी इसके अंदर देख लो भारी होता है, इसलिए पृथ्वी और जल। मूत्र के अंदर अग्नि होती है और मूत्र गर्म होता है, और जल होता है तो जल और अग्नि, जैसा रक्त के अंदर पढ़ा था हमने ऊपर। और सवेद जो होता है उसके अंदर भी हल्का सा जलियांश के साथ में अग्नि तत्व होता है, इसलिए पित्त का स्थान भी यही था, अगर आपको याद हो तो। लस्सी का स्वेद, जब हम पित्त के स्थान पढ़ रहे थे, तो पित्त के अंदर भी अग्नि होती है, स्वेद में भी हल्की सी अग्नि होती है, और जल होता है। अब इसका कर्म देखें। पुरीष जो होता है वो वायु और अग्नि का धारण करता है। वायु, अपान वायु को धारण करे हुए आपका पुरीष। और आपका जो मूत्र है वो क्लेद को निकालता है बॉडी में से। क्लेद विक्लेद करे, बॉडी में से क्लेद को निकालता है मूत्र। क्लेद मतलब होता है जितने भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सीरम क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ब्लड शुगर, ये सब होते हैं क्लेद। ये बॉडी का क्लेद होते हैं, इसको बॉडी से निकालता है मूत्र। और क्लेद त्वकम, त्वचा का क्लेद को धारण करता है। क्लेद धारणम, वो स्नेह करता है, बोले तो स्वेद करता है। बॉडी में मॉइस्चर को धारण करता है स्वेद, क्लेद को निकाल देता है मूत्र, और वायु और अग्नि का धारण करता है पुरीष, याद रखना। नेक्स्ट आइए नीचे, पुरीष, मूत्र और स्वेद के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। पुरीष की निर्माण की प्रोसेस जो है वो वाग्भट ने बताई है, याद रखना है। पुरीष के निर्माण की प्रोसेस वाग्भट ने बताई है, और मूत्र निर्माण सुश्रुत ने बताया, याद रखना है। मूत्र निर्माण सुश्रुत, पुरीष निर्माण वाग्भट। पुरीष की उत्पत्ति जो है वो अन्न के पाचन के बाद में 2 भाग बढ़ते हैं, सार भाग और मल भाग। तो भोजन के मल भाग से मल बनता है, ठीक है। और मल भाग से नीचे लिखा, मल भाग से तनु भाग और घन भाग, छोड़ दे, कोई नहीं पूछेगा। मूत्र के अंदर आइए, सुश्रुत जो होती है, मूत्र की प्रक्रिया बताइए। सबसे पहले 100 स्टार मार्क करना है। और मूत्र का निर्माण मूत्राशय से नहीं होता है, पक्वाशय से होता है, याद रखना है। पक्वाशय के अंदर जितना भी जलियांश होता है वो जलियान छन के जो है वो बस्ती और मूत्राशय के अंदर चला जाता है। तो पक्वाशय के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले सुश्रुत बताता है। और मूत्र निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण पाचक पित्त, छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। पाचक पित्त पता ही आपको पेट के अंदर होता है, तो पाचक पित्त बोले तो पक्वाशय के अंदर होता है, तो पाचक पित्त मूत्र निर्माण में हेल्प करता है, क्योंकि सार और किट को अलग करता है। ये भोजन के मुख्य सार भाग को और मल भाग को अलग करता है, वहीं से मूत्र निकल जाता है, और वो पेट के अंदर होता है। स्वेद जो होता है उसकी प्रक्रिया भाव प्रकाश ने बोली, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो। भाव प्रकाश ने स्वेद निर्माण का बताया है। और स्वेद जो होता है वो क्लेद वितृति, क्लेद को धारण करता है, हमारी बात हो गई थी। नेक्स्ट आइए प्रकृति के बारे में बात करते हैं। बॉडी के अंदर प्रकृति बोले तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी आपकी बनती कैसे, बॉडी की प्रकृति क्या है, बोले तो शुक्र और शोणित जब मिलते हैं, शुक्र और शोणित जब मिलते हैं
तब बॉडी के अंदर प्रकृति निर्धारित हो जाती है। हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, कोई वातज होता है, कोई वात पित्तज होता है, कोई वात कफज होता है, कोई कफ पित्तज होता है, अलग अलग प्रकृतियां होती है। तो क्वेश्चन आता है प्रकृति दोषज प्रकृति कितनी होती है, तो गोला मारो 7 होती है दोषिक प्रकृति। दोषों के अनुसार प्रकृति 7 होती है, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त और सम प्रकृति, त्रिदोष प्रकृति। सम प्रकृति श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें तीनों का संयोजन होता है। जो दो दो प्रकृति होती है, पेयर, जो पेयर प्रकृति दिख रही है आपको, द्विंदज प्रकृति पेयर्ड, वो निंदनीय होती है। गोला मारो, वातपित्त, पित्त कफ, कफ पित्त, निंदनीय प्रकृति। क्वेश्चन इतना ही आएगा, निंदनीय प्रकृति कितनी है? 3 होती है निंदनीय प्रकृति, वातपित्त, वात कफ, कफ पित्त। और जो वात पित्त कफ होती है उसके अंदर देखें तो वात के अंदर सबसे ज्यादा रोग होते हैं, तो हीन प्रकृति होती है। कफज प्रकृति उत्तम होती है इन तीनों के अंदर, और पित्तज प्रकृति मध्य होती है इन तीनों के अंदर। तो याद रखना है, निंदनीय प्रकृति जो होती है वो द्विंदज प्रकृति होती है, जो युग्म प्रकृति है, जो पेयर्ड प्रकृति है, वो निंदनीय प्रकृति है। क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है ये मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति जो होती है वो 16 होती है, 16। लेकिन मानसिक दोष कितने थे? 2। मानसिक दोष कितने थे? 2, रज और तम। लेकिन मानसिक प्रकृतियां 16 होती है, याद रखना है। सात्विक, राजसिक और तामसिक को अलग अलग कर दिया, 7, 6 और 3। और 7, 6 और 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाती है 16। तामसिक हमेशा बेकार होती है, राजसिक हमेशा मध्यम होती है और सात्विक हमेशा अच्छी होती है। ये 3 प्रकृतियां हैं जिसके अनुसार आदमी जो होती है उसकी मेंटेलिटी डिपेंड करती है। तो ये मेंटेलिटी होती है आदमी की, जिसको मानसिक प्रकृति बोलते हैं। नीचे ये देखो दोषज प्रकृति के लक्षण पढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के बाल कम है, अल्प केश है, बॉडी पतली है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर रुक्षता है, हमेशा उसको आकाश में उड़ने के सपने आते हैं, तो मुझे बताओगे कौन सी प्रकृति हो सकती है वो वात पित्त कफ में? वात वात हो जाएगी। जो सूखा है, जो रुक्ष है, जो पतला है, जिसके अल्प केस है, जो आकाश के सपने देख रहा है, मतलब वात की प्रकृति है। पित्त के अंदर आओ, जो समय से पूर्व जिसके बाल पक गए हैं, जो बुद्धिमान है, जिसके अंदर स्वेदन ज्यादा हो रहा है, जिसके अंदर बॉडी में हीट ज्यादा है, जो ज्यादा क्रोधित होता है और सपने के अंदर अग्नि ही अग्नि देख रहा है, तो मुझे बताओगे कौन सी प्रकृति होगी ये? पित्त प्रकृति हो जाएगी। कफ के अंदर आइए, जिसका शरीर स्थूल है, जिसका शरीर गंभीर है, जिसके बाल घने हैं, जो महाबली है और जो हमेशा जल ही जल के सपने देख रहा है, तो भैया जल के अंदर तो विष्णु सोते हैं, कफ होता है, पूरा कफ ही कफ। आग ही आग देख रहा है, ज्योति ज्योति देख रहा है सपने में, पित्त होगा। आकाश ही आकाश देख रहा है, उड़ रहा है, तो वात होगा। तो ये सारंगधर के अनुसार 3 प्रकृतियों का जो है वो संगठन है। साइड में लिख सकते हो सारंगधर। ये सारंगधर के अनुसार 3 प्रकृतियों का विभाजन किया है। आकाशचारी स्वप्नेषु, स्वप्नेषु जलाशय लोकी, या स्वप्नेषु ज्योतिषी वायु पश्यति। ज्योति अगर दिख रही है तो पित्त है, जलाशय दिख रहा है तो कफ है, आकाश दिख रहा है तो वात प्रकृति का लक्षण सारंगधर ने बोले हैं ये तीनों प्रकृतियां। नेक्स्ट है ये ओज। बॉडी के अंदर ओज के बारे में बात करें, ओज जो होता है वो सभी धातुओं का सार होता है, सभी धातुओं का निचोड़ होता है जो ओज होता है। लेकिन आहार का परम धाम क्या था? बोलो फटाफट। आहार का परम धाम, लास्ट स्टेशन क्या था आहार का? शुक्र। शुक्र आहार का अंतिम धाम तो शुक्र है, अंतिम स्टेशन। और लेकिन ओज जो है वो आपके सभी धातुओं का सार है। जितने भी धातु, रसादिनाम शुक्रतांता धातुनाम यत् प्रणम तेजस्तत् खल्वे ओजे, जो सभी धातुओं का तेज है, सभी धातुओं का निचोड़ है, सभी धातुओं का सार है, वो ओज होता है। चरक ने ओज जो है वो रस ओजश्च शक्यतम, रस ही ओज के समान काम करता है। अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल बोला, ऊपर पढ़ाया था मैंने, ओज को शुक्र का मल बोला अष्टांग हृदय ने। सारंगधर ओज को शुक्र की उपधातु बोलता है, ऊपर पढ़ के आए हैं। भाव प्रकाश बोलता है सभी धातुओं का सार या स्नेह होता है ओज। जिस प्रकार दूध का सार भाग होता है घी, उस प्रकार ये भी जो होता है वो स्नेह होता है। दलहन ने बोला है जीव शोणितम, दलहन ने बोला है ओज जो होता है वो जीवन है रक्त के समान। थोड़ा थोड़ा याद रख लो। मुख्य रूप से सारंगधर, अष्टांग और
सारंगधर और अष्टांग का याद होना चाहिए। सारंगधर ने इसको मल बोला है शुक्र का, अष्टांग ने इसको सारंगधर ने इसको उपधातु बोली है शुक्र की, और अष्टांग ने इसको शुक्र का मल बोला है, ये याद रखना है। ओज का स्वरूप देखें तो सर्पी वर्णा, ये घी के समान कलर का होता है। मधुर रसे, ये मधु के समान, हनी के समान रस का होता है। लाज गंधी, ये लाजा के समान गंध का होता है, याद रखना है। सर्पी वर्णा, मधुर रसे, लाज गंधी ओज का स्वरूप होता है। ओज को देखें तो नीचे हृदय के अंदर होता है ओज, जिसको हम बोलते हैं पर ओज 8 बिंदु, और पूरे बॉडी में ओज होता है जो होता है अपर ओज, आधा अंजलि, ये दो इसके स्वरूप होते हैं। हृदय ओज के अंदर लिखा है हृदय तिष्ठति, ये शुद्धम रक्त ईशत पीतकम पे गोला मारो। हृदय के अंदर जो तिष्ठित रहता है और रक्त कलर का हल्का सा पीला कलर का, इस पे गोला मारो। रक्त ईशत पीतकम, ये बोल देता है चरक। ऊपर लिखा हुआ लाइन के अंदर रक्त ईशत पीतकम, ये चरक की लाइन है, थोड़ा सा याद रखना है। रक्त वर्ण का हल्का सा पीला कलर का होता है ओज, और ये शरीर के अंदर भागता है और पूरे शरीर का धारण करता है, ठीक है। चरक ने बोला है रक्त ईसत पीतकम, रक्त और थोड़ा सा पीला होता है। और दो भेद होते हैं, पर ओज अपर ओज, चक्कर पाणी बोलता है। पर ओज 8 बिंदु हृदय में, अपर ओज आधा अंजलि पूरे शरीर में गमन करता है। नेक्स्ट आइए ओज के 10 गुण के बारे में बात करते हैं। ओज के 10 गुण होते हैं गुरु, शीत, मृदु, संलक्षण, बहल, मधुर, स्थिरम, प्रसन्नम, पिच्छलम, स्निग्धम, ओजो दशे गुणे स्मृते। 10 गुण होते हैं ओज के, इतना याद रखना है मोटा मोटा। अगला लिखा है ओज जो होता है वो ठंडा होता है, याद रखना। सोमात्मकम होता है, ठंडा होता है। शुक्ल होता है, शीत होता है, स्थिर होता है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट लिखा है प्राण आयतम उत्तमम, बड़ा मारो डबल स्टार। बॉडी में 10 प्राणों के आयतन होते हैं, जहां पर प्राण अवतिष्ठित रहते हैं 10 जगह। मूत्र, शुक्र, ओज, गुद, ऐसे करके 2 शंख, हृदय, बस्ती, नाभि, ऐसे हमने ऊपर बात की थी। 10 प्राण के आयतन होते हैं। उसके अंदर श्रेष्ठ आयतन जो होता है वो ओज होता है, घोड़ा मारिए। और ये लाइन एक जगह और आती है, कोई बता पाएगा? प्राण आयतम उत्तमम, एक और होता है बॉडी के अंदर ऑर्गन, लिख लो वस्ती। बस्ती भी प्राण आयतम उत्तमम होती है, लिख लो ओज एंड बस्ती। ये टुकड़ा सेम बस्ती के लिए आता है। प्राण आयतम उत्तमम, प्राण का आयतन में उत्तम है बस्ती और ओज। ओज के कार्य देखें, बल देता है शरीर में, चेष्टा करता है, स्थिरता लाता है, ठीक है कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। सुश्रुत के अनुसार क्षय के कारण, ओज का क्षय के 7 कारण होते हैं जिससे ओज खत्म हो जाता है। अभिघात लगने से, क्षय होने से, क्रोध होने से, ध्यान, परिश्रम, अनशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे आइए, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ओज की 3 विकृतियां होती है, ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करो। या तो ओज पूरा ही 0 हो गया, क्षय हो गया, जिसके अंदर तो मरने के लक्षण लिखे आते हैं, देख लो। मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान, मृत्यु, ये तो पूरा ही ओज गया बॉडी का, ये तो ऐसे याद हो गया। फिर होता है व्यापद, एक होता है विस्तृंस। ये ऊपर से नीचे से, जैसे हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे, वैसे खतरनाक बढ़ता जा रहा है। सबसे खतरनाक क्षय, सबसे बीच का व्यापद, और सबसे छोटा मोटा दिक्कत विकृति ओज की विस्तृंस कहलाती है। ऊपर से नीचे गुरुता या खतरनाक गंभीरता बढ़ रही है। तो ओज विस्तृंस के अंदर क्या हो जाएगा, हल्का सा ओज बॉडी में थोड़ा सा अस्थिर होता है। तो बॉडी में ये लक्षण देके पूछते हैं कि ये किसके लक्षण है। तो देखो विस्तृंस के अंदर स दिख रहा है, तो स से संधि विश्लेष पे गोला मारो। स से संधि विश्लेष, आगे लिखे गात्रनाम सदनम पे गोला मारो। दोष च्यवन, हल्का सा दोष हिलते हैं इसके अंदर। और क्रिया स से सन्निरोध, स से विस्तृंस। विस्तृंस की लाइन में स ही स लिखाएगा। संधि विश्लेष, क्रिया सन्निरोध, गात्रणाम सदनम, ये सब स्त्रंसन के हैं या विस्त्रंसन के। व्यापद के अंदर आएंगे तो थोड़े से लक्षण बढ़ेंगे। स्तब्ध गुरुता, वात्सो, वर्ण भेद, ग्लानी, तंद्रा, निद्रा, ये थोड़े से लक्षण बढ़ गए। और क्षय में तो पेशेंट गया। तो मैं लाइन देके बोल रहा हूं आपको, तुम मुझे बताओ कि ये ओज विस्तरण से, ओज व्यापद है या ओज क्षय है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपके सामने एक लक्षण। प्रलाप, अज्ञान, मृत्यु,
छह सर। छह होगा ओज 6, गया काम से, 0, ओज 6। अगर मैं बोलूं क्रिया सन्निरोध, संधि विश्लेष, गात्रणाम सदनम, ये क्या थे? विस्तृत। विस्तरंस, विस्तरंस। और जिसके अंदर ग्लानि, तंद्रा, निद्रा आ रही है वो व्यापत्य है। नेक्स्ट है ये ओज 6। ओज 6 के ऊपर ये चरक क्या बोलता है? विभेति दुर्बलश्च अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिये, जो ध्यान और व्यथित इंद्रियों से ध्यान हमेशा करता रहता है और घबराता है, उस व्यक्ति के अंदर दुष्छायोश्च दुश्मना, दुर्मना, गोड़ा मारो। और जो व्यक्ति जिसके अंदर शरीर के अंदर छाया विकृत हो जाती है, और जो दुर्मन, जिसका मन कमजोर होता है, उसके अंदर ओज जो होता है वो क्षय हो जाता है। ये लाइन चरक की है, गोड़ा मारो। तो ये एक बार ये टुकड़ा लिखा आया था, दुष्छायोश्च दुर्मना, किसके क्षय का लक्षण है? याद रखना है, ओज के क्षय का लक्षण है। छाया खराब हो जाती है बॉडी की, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा, और मन जो है वो दुर्बल हो जाएगा। ओज की वृद्धि कैसे करें? ओज की वृद्धि जो आप करोगे, देह से तुष्टि पुष्टि बोलोदय, ओज की वृद्धि जब हो जाएगी तो बॉडी के अंदर तुष्टि आ जाएगी, बॉडी में पुष्टि आ जाएगी, बॉडी के अंदर बल का उदय हो जाएगा। इससे पता लगेगा ओज की वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार सारी रचना और क्रिया खत्म हो गई है। अब आप निकाल लिए थोड़ा सा पल्वलाइजर, या हम थोड़ा सा मशीन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।